हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बेसिक हिंदी के 5वें लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं छायायुगवाद युग के बारे में। इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था द्विवेदी युग के बारे में कि द्विवेदी युग क्या होता है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया, द्विवेदी युग की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, प्रमुख लेखक कौन से हैं और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और उसमें कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन हुआ। आज जो है हम लोग देखने वाले हैं छायावाद युग के बारे में। छायावाद युग के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसके जनक कौन है, इसका सूत्रपात कब हुआ, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं और इसके बारे में सारी डिटेल्स। चलिए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और आपको बायो में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे नोट्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ। आप वहाँ से इस सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है जनक, मतलब छायावाद युग किसके नाम पर रखा गया। तो छायावाद युग का नाम जो है वो मुकुटधर पांडे के नाम पर रखा गया। ऐसा माना जाता है कि छायावाद युग का नाम मुकुटधर पांडे के नाम पर रखा गया। आप सूत्रपात की बात कर लेते हैं तो छायावाद युग 1919 से ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक माना जाता है। अगर आपसे पूछता है कोई छायावाद युग कब से कब तक माना जाता है, तो छायावाद युग 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक माना जाता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो छायावाद का नामकरण श्रेय मुकुटधर पांडे को जाता है, मतलब छायावाद नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को जाता है, क्योंकि उन्होंने श्री शारदा पत्रिका में, इनकी एक पत्रिका थी जिसका नाम था शारदा पत्रिका। मुकुटधर पांडे जी ने एक पत्रिका लिखी थी जिसका नाम था शारदा पत्रिका। उन्होंने एक निबंध लिखा था, निबंध प्रकाशित हुआ था, जिस निबंध में उन्होंने पहली बार छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। अब छायावाद युग का नाम कैसे पड़ा, आपसे अगर कोई पूछ ले तो बता देना कि श्रेय मुकुटधर पांडे जी ने शारदा पत्रिका का संपादन किया था। उसके अंदर उन्होंने एक निबंध प्रकाशित किया था जिस निबंध में उन्होंने पहली बार छायावाद युग का नाम रखा था, छायावाद युग शब्द का प्रयोग किया था। तो यही इसीलिए छायावाद युग के प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को माना जाता है और वहीं से छायावाद युग निकला। फिर आता है कि अन्य नाम, मतलब कि छायावाद युग के और कौन कौन से नाम हैं। तो छायावाद युग को हम शुक्ल युग के नाम से भी जानते हैं, इसको प्रेमचंद्र युग भी बोलते हैं, इसको प्रसाद युग भी बोलते हैं, और इसको जो लास्ट में आता है उत्कर्ष काल, मतलब छायावाद युग को उत्कर्ष काल भी बोला जाता है। ये काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता है। शुक्ल युग, प्रेमचंद्र युग, प्रसाद युग ये तो सबको पता रहता है, लेकिन उत्कर्ष काल जो है ये काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता रहता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, उत्कर्ष काल। छायावाद युग को उत्कर्ष काल के नाम से भी जाना जाता है। शुक्ल युग, प्रेमचंद्र युग, प्रसाद युग और उत्कर्ष काल। फिर अब आज देख लेते हैं कि शुक्ल युग किसके नाम पर रखा गया। तो छायावाद का जो दूसरा नाम है शुक्ल युग, वो पंडित रामचंद्र शुक्ल के नाम पर रखा गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि शुक्ल युग किसके नाम पर रखा गया, तो पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर ही छायावाद युग का शुक्ल नाम रखा गया, शुक्ल युग नाम रखा गया। अब चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। फिर हमारा जो आगे प्रश्न आता है वो आता है साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। तो छायावाद युग को साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो छायावाद युग को ही साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर छायावाद के दो प्रमुख महाकाव्यों के नाम लिखिए। अगर आपसे पूछता है कि छायावाद के दो प्रमुख महाकाव्य कौन कौन से हैं, उनको लिखिए। तो पहला जो आता है वो आता है कामायनी और दूसरा आता है साकेत। कामायनी में आपसे पूछ सकता है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं, तो कामायनी में 15 सर्ग हैं और साकेत में 12 सर्ग हैं। इसको आप याद कर सकते हैं कि कामायनी बड़ा अक्षर है तो उसमें 15 सर्ग है, बड़ा है, और साकेत में 12 सर्ग हैं जो कि छोटा है। तो छोटा वाले में छोटे और बड़े वाले में बड़े, मतलब कामायनी बड़ा है तो उसमें 15 सर्ग बड़ा, और साकेत छोटा है तो उसमें 12 सर्ग। तो कामायनी में 15 सर्ग और साकेत में 12 सर्ग। अब आए ये देख लेते हैं इसके प्रमुख कवि। तो इसके जो प्रमुख कवि हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, मुंशी प्रेमचंद्र, दिनकर, मुकुटधर पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि। मुकुटधर पांडे जो हैं वो छायावाद युग के प्रथम कवि हैं। मैंने आप लोगों को ये पहले ही बताया कि मुकुटधर पांडे जी ने ही छायावाद का प्रथम बार प्रयोग किया था, तो इसलिए छायावाद के प्रथम कवि मुकुटधर पांडे जी ही हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं छायावाद युग के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आता है कि छायावाद युग के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो छायावाद युग के 4 स्तंभ महादेवी वर्मा, निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत हैं। इसकी आप लोग ट्रिक देख लीजिए। तो इसकी ट्रिक है वो है प्रनिपम, प्र से प्रसाद, नि से निराला, पा से पंत और मा से महादेवी वर्मा। इस ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा। प्रनिपम पा से प्रसाद, नियन से ना से निराला, पा से पंत और मा से महादेवी वर्मा। तो आप लोग इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। ये छायावाद युग के 4 स्तंभ हैं।
और फिर हमारा जो आता है प्रमुख रचनाएं, मतलब कि छायावाद युग की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो हिमकृतनी, रेणुका, उर्वशी, आंसू, लहर, कामायनी, गुंजन, लोकायतन, चिदंबरा, चित्रधारा, सेवा सदन, रंगभूमि, करबला, गबन आदि। मतलब जो छायावाद युग की रचनाएं हैं वो ये सारी रचनाएं हैं। हिमकृतनी, रेणुका, उर्वशी, आंसू, लहर, कामायनी, गुंजन, लोकायतन, चिदंबरा और चित्राधार, सेवा सदन, रंगभूमि, करबला, गबन, ये सारी जो हैं वो छायावाद युग की रचनाएं हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रमुख कवि, मतलब कि जो चार स्तंभ हैं उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद, निराला पंत एवं महादेवी वर्मा, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो जयशंकर प्रसाद का है रचना झरना, आंसू, लहर, कामायनी। कामायनी एक महाकाव्य है, इसमें 15 सर्ग होते हैं, यह मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। फिर आता है निराला जी, तो निराला जी की रचनाएँ हैं अनामिका, परमल और अड़िमा। फिर तीसरे जो आते हैं वो आते हैं पंत जी। पंत जी का है रचना उच्छ्वास, ग्रंथि, गुंजन और इगवाणी। फिर चौथे जो आते हैं वो आते हैं महादेवी वर्मा, रश्मि, दीपशिखा और सांध्य। ये 3 इनकी रचनाएं हैं। तो आप इनको चारों को याद कर लीजिएगा और इनकी रचनाओं को याद कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट कवि हैं, ये छायावाद युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं। फिर चलिए हम लोग आगे देखते हैं प्रमुख पत्रिकाएं एवं उनके संपादक, मतलब कि छायावाद युग में कौन कौन सी पत्रिकाएं हुई और उनका संपादन किसने किया। तो पत्रिका है, पहली पत्रिका, इधर संपादक लिखा है। तो पहली पत्रिका जो आती है वो आती है हंस। हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो हंस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद्र जी ने किया था। और कब किया था, तो 1930 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद्र जी ने हंस पत्रिका का संपादन किया था। फिर हमारी जो दूसरी पत्रिका आती है वो आती है इंदु। इंदु क्या है, एक पत्रिका है जिसका संपादन जयशंकर प्रसाद जी ने किया था। कब किया था, 1909 ईस्वी में किया था। फिर तीसरा जो आता है वो आता है प्रभा। प्रभा कौन सी पत्रिका है, प्रभा का संपादन कालूराम गंगराड़े ने किया था। इसका संपादन कब किया था, 1913 ईस्वी में। फिर चौथी पत्रिका जो आती है वो आती है चांद। चांद पत्रिका का संपादन किसने किया था, महादेवी वर्मा ने। कब किया था, 1920 ईस्वी में। फिर चौथी जो हमारी पत्रिका आती है माधुरी एवं शारदा, ये कौन, इसका संपादन किसने किया था, तो विष्णु नारायण भार्गव एवं रिद्धि बहादुर मल्ल, इन दोनों कवियों ने मिलकर माधुरी एवं शारदा पत्रिका का संपादन किया था। माधुरी पत्रिका का संपादन विष्णु नारायण भार्गव ने एवं शारदा पत्रिका का संपादन रिद्धि बहादुर मल्ल ने किया था। फिर हमारा जो लास्ट आता है वो आता है मतवाला। मतवाला पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो महादेव प्रसाद सेठ ने। जो पहले संपादन था इसका, तो उसका महादेव प्रसाद सेठ ने किया था। बाद में इसको निराला और शिवपूजन सहाय ने इसका संपादन किया। मतलब जो सबसे पहले संपादन था इसका, तो इसका संपादन सबसे पहले महादेव प्रसाद सेठ ने किया। बाद में इसको निराला और शिवपूजन सहाय ने इसको आगे बढ़ाया। फिर यहाँ पर देख लेते हैं प्रभा नामक पत्रिका, मासिक पत्रिका का संपादन कालूराम गंगराड़े ने किया था, जिसका संपादन का दायित्व बाद में माखनलाल चतुर्वेदी को दे दिया गया। जो यहाँ पर प्रभा पत्रिका है उसका संपादन कालूराम गंगराड़े ने किया था, लेकिन जो इसको बाद में था इसको संपादन का दायित्व माखनलाल चतुर्वेदी को दे दिया गया। अगर आपको ऑप्शन में कालूराम गंगराड़े नहीं मिलता है तो आप वहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी भी लगा सकते हैं। अब चलिए हम लोग अपना लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। हम लोगों का लास्ट टॉपिक आता है छायावाद की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। छायावाद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और उनकी कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं। तो हमारी जो पहली विशेषता आती है वो आती है प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण। छायावाद में आपको प्रेम एवं सौंदर्य यानी कि प्रकृति का चित्रण देखने को मिलेगा। व्यक्तिवाद की भावना, प्रकृति का मानवीकरण चित्रण, मतलब कि प्रकृति के विषय में ज़्यादा जोर दिया गया है, प्रकृति पर ज़्यादा चित्रण किया गया है, प्रकृति पर ज़्यादा रचनाएं की गई हैं। फिर रहस्यवादी भावना, मतलब कि छायावाद युग के लोगों के अंदर रहस्यवादी भावना थी। कल्पना एवं चिंतन की प्रधानता, लोग यहाँ पर कल्पना करते थे और चिंतन भी करते थे। तो ये 5 विशेषताएं प्रमुख हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। अगर आपसे 2 विशेषताएं या 3 विशेषताएं जो आपसे पूछी जाएंगी वो आप पेपर में लिख दीजिएगा। इसलिए मैंने 5 विशेषताएं लिखी हैं कि अगर 1-2 पूछी जाती हैं तो आप उनको लिख दीजिएगा। जो आपकी मर्जी हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पहला जो आता है वो आता है प्रेम और सौंदर्य का चित्रण। फिर दूसरा व्यक्तिवाद की प्रधानता, तीसरा प्रकृति का मानवीकरण, चौथा रहस्यवादी भावना और पांचवा कल्पना एवं चिंतन की प्रधानता। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। हम लोग मिलेंगे नए लेक्चर में। नए लेक्चर में हम लोग देखेंगे छायावादोत्तर युग के बारे में। छायावादोत्तर युग को शुक्लोत्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। तो नए लेक्चर में हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर में।